अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं जहां देवप्रयाग के पास एक ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर गया है। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। सूचना पर पहाड़ी पहुंची है। यहां पर एसडीआरएफ ने शव को खाई से बाहर निकाला है। मृतक यूपी के पीलीभीत का निवासी था और बताया भी जा रहा है कि ट्रक सरकारी राशन लेकर सितारगंज से श्रीनगर जा रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकाल लिया है और टिहरी से यह खबर मिल रही है जहां पर देवप्रयाग के पास एक ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर गया। जोशीमठ में जियो टेक्निकल सर्वे के साथ ही एक बार फिर से ड्रोन से सर्वे जो है वो शुरू किया जा रहा है। जोशीमठ क्षेत्र के सभी वार्डों, सड़क और दूसरे महत्वपूर्ण स्थान पर एरियल सर्वे का काम किया जा रहा है। सुनील गांव, मनोहरबाग, गांधीनगर, नरसिंह मंदिर इलाके में सर्वे किया जा रहा है और इससे पहले भी 8 वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा जोशीमठ में अलग अलग चीजों की सर्वे की जा चुकी है। दरार पड़ने के 1 साल बाद भी लगातार जोशीमठ में सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को सौंपी जानी है और उसके बाद ही जोशीमठ के भविष्य को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। नितिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, जरा बताइएगा, सर्वे का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। हालांकि अब 1 साल हो चुके हैं जब जोशीमठ में लगातार दरारें नजर आ रही थी। आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सर्वे हो रही है, ये लगातार पिछले वर्ष से निरंतर प्रत्येक महीने कुछ न कुछ टेक्निकल सर्वे जोशीमठ में की जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार जोशीमठ नगर को लेकर कितनी सक्रिय है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार दरारें पड़ी थी, लगभग 800 से अधिक घर प्रभावित हो गए थे और उसके बाद लगातार जो 8 वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया था कि हालात क्या हो सकते हैं इस दरार पड़ने के, तो उसका भी अध्ययन किया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी के पास ये सारी रिपोर्टें जमा होनी है और उसके बाद जोशीमठ में एक मास्टर प्लान के तहत ही आगे भविष्य में निर्माण कार्य होने, सुरक्षात्मक कार्य होने, तो उसकी बिल्कुल प्लानिंग तैयार की जा रही है। ड्रोन सर्वे जारी है और जियो टेक्निकल सर्वे भी लगातार विभिन्न वार्डों में जारी है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में आज महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय कार्यक्रम दीदी भूली महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम धामी रोड शो करने के साथ ही उत्तरकाशी के लिए करोड़ों की सौगात देते हुए कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम रामलीला मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बलवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, सीएम के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो प्रोग्राम है 11:10 पे मापी जो हेलीपैड है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद 11:30 बजे जो बस अड्डा है, पेट्रोल पंप, वहां से रोड शो करते हुए पूरे नगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे और इस दौरान पुष्प वर्षा भी सीएम पे की जाएगी। और उसके बाद जो रामलीला मैदान है जहां पे दीदी भूली प्रोग्राम रखा गया है वहां पे शामिल होंगे और वहां पे बड़ी संख्या में, जो इस समय अपडेट ये है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं पहुंच रही है और प्रदर्शनी भी वहां पे जो वेशभूषा होती है, जो पारंपरिक उत्पाद होते हैं, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई है। तो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है प्रशासन द्वारा। सभी विभाग इसमें इन्वॉल्व है और पूरी तरह से जो प्रदर्शनी होती है वो लगाई गई है और पूरे जो रामलीला मैदान को सजाया गया है। और इसमें इंतजार है कि कब सूबे के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी कब उत्तरकाशी पहुंचेंगे। उसके बाद बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है रोड शो में शामिल होंगे और उसके बाद जो रामलीला मैदान है वहां पे कई कार्यक्रम रखे गए हैं। सीएम धामी जो करोड़ों की लागत से शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे और इसके अलावा बड़ी सौगात भी सीएम धामी दे सकते हैं जनपद को। तो सभी का इंतजार है इस समय कि कब पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे और कब उनके बीच में शामिल हो। तो इस समय तैयारी जोरों पे है और सभी को इंतजार है कि जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी सूबे के, वो कब यहाँ पहुंचते हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं उसी पल का। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी से रविवार को सीएम आवास में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भेंट की और इस अवसर पर उन्होंने सीएम से राज्य से संबंधित समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की है। साथ ही उन्हें एक पुस्तक मूल्य आधारित शिक्षा भेंट दी है। ये किताब खुद रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के युवा कलाकार लोक गायक
हरू जोशी नीरज चौफाल के साथ कॉमेडियन सौरभ सिंह से मुलाकात हुई है। वहीं सिनेमा जगत से बिट्टू मंगमाई, आशुतोष कुमार, देवेंद्र सिंह कोलिया और गौरव राणा ने भेंट की है। सीएम ने युवा कलाकारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि प्रदेश में कला और हुनर की भरमार। उन्होंने युवा कलाकार और लोक गायकों से आशा व्यक्त की है कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करें। 5 लाख से ज्यादा वोट से लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अब यूट्यूबर का भी सहारा लेगी। रविवार को देहरादून में हुई बीजेपी की योजना बैठक में संगठन ने पन्ना टोली का गठन, 75% वोट शेयर और हारी सीट को जीतने की जिम्मेदारी फिक्स की। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चाहती है और इसको कैसे हासिल किया जाए, इस पर देहरादून में 8 घंटे तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मंथन किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सीएम धामी से लेकर 5 सांसद और पूरी कैबिनेट मौजूद रही, जिसमें बीजेपी ने सोशल मीडिया के सहारे जनता तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई और इसमें बीजेपी अच्छी फॉलोइंग रखने वाले यूट्यूबर का भी सहारा लेगी। वहीं अपने प्रोग्राम में अब पन्ना टोली को भी गांव-गांव भेजेगी। हम पुनः उत्तराखंड की 5 सीटों को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का संकल्प लेकर ये बैठक समाप्त हुई है। ऐसे चली आ रही है कि भाई जो सिटिंग है उन्हीं को दे दिया जाए। अभी अभियान चलाने की बात है, फिर आगे कैंडिडेट उम्मीदवार की प्रक्रिया चालू होगी। देखिए, मुख्य रूप से पार्टी के सभी मोर्चों के आगामी कार्यक्रम की तिथियां हमने तय की हैं। सभी सांसदों के प्रवास, विधायकों के प्रवास और जो बूथ कमजोर हैं उनको, हमारा जो बी वाला बूथ है उसको ए करना, सी वाले को बी करना और डी वाले को सी करना, इसके लिए रचना हमने बनाई है। मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य इस बैठक में लिया है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों से लेकर सभी जनप्रतिनिधि जन जन तक मोदी सरकार की योजनाओं को बताएंगे। उन्होंने दिशा निर्देश हमें दिया है कि प्रत्येक सीट को हमने 5 लाख मतों से अधिक अंतर से जीतना है। उस पर काम करते हुए सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण हम काम करेंगे। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से कूद गई है और अब राम मंदिर कार्यक्रम के बाद पार्टी का पूरा एजेंडा रहेगा चुनाव के लिए रणनीति पर काम करने का, ताकि उत्तराखंड की 5 सीट 5 लाख के फिक्स किए टारगेट से जीती जा सके। हालांकि इन सीटों पर बीजेपी के सिटिंग सांसद ही लड़ेंगे। इस पर फिलहाल पार्टी कुछ कहने से बच रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के बाद उत्तराखंड अब भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी सरकार उत्तराखंड भवन बनाने जा रही है। यूपी सरकार के हरी झंडी के बाद सीएम धामी ने जमीन खरीदने के लिए 33 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। लिहाजा अयोध्या में जमीन के लिए 15 से अधिक प्रदेशों ने यूपी सरकार से आग्रह किया है। यूपी सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड को 4700 स्क्वायर फीट जमीन अलॉट कर दी है। सरकार का मानना है कि देवभूमि उत्तराखंड से भी श्रद्धालुओं का अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। इसी के मद्देनजर अयोध्या में सरकार स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कोशिश होगी कि उत्तराखंड भवन को पहाड़ की परंपरागत शैली में बनाया जाए। उत्तराखंड के लोगों का भी लगातार वहां आगमन जाना रहेगा, आना जाना रहेगा, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको वहां पर जमीन उपलब्ध हो गई है। सारी औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। जल्दी वहां पर एक अच्छा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहां पर बन जाएगा और हम लोग भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और उसके ऊपर फिर हम लोग एक बड़ा उत्तराखंड भवन बनाने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं, उन्होंने पहली किस्त उस पर जारी भी की है। बहुत जल्द वो निर्माण कार्य होगा और कोशिश करेंगे कि वो हमारी पहाड़ी शैली पे हो, ताकि हमारे पहाड़ के लोगों का जो भाव है वो वहाँ परिलक्षित हो। उत्तराखंड भवन राम मंदिर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर होगा। उत्तराखंड भवन से सीधे राम मंदिर की धर्म ध्वजा नजर आएगी।
अयोध्या में देश दुनिया के लोगों का आना होगा। बाद में उत्तराखंड पर्यटन विभाग भी अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस बनाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पर्यटन विभाग को भी जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि हम भी वहाँ पर एक सदन बना सकें जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड में भी उत्साह बना हुआ है। सरकार हल्द्वानी के अलावा हरिद्वार और देहरादून से भी अयोध्या के लिए सीधे बस सेवा शुरू करने जा रही है। आने वाले दिनों में ट्रेन का संचालन भी होगा। उत्तराखंड इससे पहले मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में भी अपने गेस्ट हाउस बना चुका है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक अनोखी राम वाटिका तैयार की है और इस वाटिका में भगवान राम की त्रेता युग के पेड़ पौधों को लगाया गया है। और अपनी 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम 6 वनों से गुजरे हैं और इन सब वनों का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि पंचवटी, दंडकारण्य और किष्किंधा, द्रोणागिरी, अशोक वाटिका और शबरी जैसे वाटिकाओं का जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। कुल मिलाकर वाल्मीकि रामायण में 139 तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है, जिन्हें हल्द्वानी में बनी फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट की रामायण काल की वाटिका में दर्शाया गया है। भगवान राम उसके वनवास पर है तो सबसे पहले जो उनका मुकाम था चित्रकूट रहा। चित्रकूट में जो उस जमाने में जो वनस्पतियां थी वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद दंडकारण्य जहां उन्होंने राक्षस का वध किया था, दंडकारण्य में जो वन थे उनका जिक्र है। पंचवटी है, उसके बाद सबरी जहां उनसे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद किष्किंधा जहां हनुमान जी और सुग्रीव जी मिले। उसके बाद अशोक वाटिका जो श्रीलंका में है, और लास्ट में एक हमने जो द्रोणागिरी पर्वत जहां से हनुमान जी बुलाए थे उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो 6 तरह के वनों से भगवान राम गुजरे थे, उन वनों का जिक्र इस वाटिका में हमने किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिस घड़ी का पूरे देश को इंतजार है। लेकिन इस घड़ी के आने से पहले फॉरेस्ट का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उसने एक ऐसा नायाब वाटिका तैयार की है जिसको आप भी देख करके हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ भगवान राम की एक ऐसी दिव्य प्रतिमा बनाई गई है और एक ऐसी छवि उकेरी गई है जिससे आपकी भगवान राम के प्रति पूरी की पूरी छवि और सोच बदल जाएगी। क्योंकि भगवान राम न सिर्फ माता पिता के आज्ञाकारी थे, बल्कि भगवान राम पर्यावरण के भी उतने ही प्रेमी थे। क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पे रहे, तो इस दौरान वो वन घूमे और लगभग 6 ऐसे वनों में घूमे जिनका जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण के दौरान देखने को मिलता है। उत्तराखंड का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का, उसने एक रामायण वाटिका तैयार की है और ये देखिए उसी रामायण वाटिका ये हल्द्वानी में बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखिए भगवान राम की ये सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और इसके आसपास जो आप हरा भरा देख रहे हैं, इसमें सब उन्हीं पेड़ों को लगाया गया है जिसमें कि वाल्मीकि रामायण में जिन पौधों का जिक्र मिलता है। जिसमें आप ये देखिए किष्किंधा आपको वाटिका मिल रही है, इस तरफ सबरी की वाटिका मिल रही है, इस तरफ पंचवटी मिल रही है। इसी तरीके से जो और वाटिकाएं हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। हालांकि जो इसकी यहाँ पर पूरी की पूरी जो वाटिकाएं हैं वो 6 तरीके की वाटिकाएं यहाँ पर बनाई गई है। फॉरेस्ट की रिसर्च विंग ने एक बड़ी रिसर्च की है और इन विद्वानों ने इस तरीके की रिसर्च की है कि 139 यानी 139 तरीके के पौधों का जिक्र जब वाल्मीकि रामायण में आता है और वो आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान है। ऐसे में वो लोग जो भगवान राम पर सवाल उठाते रहे हैं, रामायण पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसे एक मनगढ़ंत कहानियां लोग करार देते रहे हैं, तो उनके लिए भी जवाब है। अगर आप भगवान राम पर श्रद्धा रखते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो आप भी हल्द्वानी में आकर के इस फॉरेस्ट रिसर्च विंग में बनी हुई इस रामायण वाटिका में आइए और भगवान राम के उस काल के पौधों के दर्शन कीजिए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी बाहरी राज्यों की गाड़ियों से ग्रीन सेस लेने की तैयारी में है। तो यानी बाहरी राज्यों से आने वाली प्राइवेट से लेकर कॉमर्शियल गाड़ियों को उत्तराखंड एंट्री पर टोल प्लाजा पर भी टैक्स काटा जाएगा। अभी तक उत्तराखंड की कमर्शियल गाड़ियों से रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के समय ग्रीन टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब परिवहन विभाग की तैयारी है कि हिमाचल की तर्ज पर बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाली प्राइवेट गाड़ियों से भी ग्रीन सेस यानी कि ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, जिसका प्रपोजल विभाग ने विधायी विभाग को भेज दिया है। परिवहन विभाग का मानना है कि अगर प्रस्ताव पास हुआ तो राज्य को सालाना 50 करोड़ की आय हो सकती है।
गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से ग्रीन सेस लिया जा सकता है, जो फास्टैग के समय ही काटे जाने की तैयारी है, जिसके लिए परिवहन विभाग NHAI से भी बात कर रहा है। ग्रीन सेस का विचार इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारा राज्य बेसिकली टूरिस्ट स्टेट है एक तरह का, और भारी संख्या में यहाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ आती हैं, और जो टूरिस्ट वाहन आते हैं उसका दबाव यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है। टूरिस्ट स्टेट है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बाहर की गाड़ियों से आता है, तो उनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे कि बाहर से आने वालों को बेहतर सुविधा हम लोग मुहैया करा पाएँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे उनको। वहीं इस व्यवस्था को पर्यावरणविद उत्तराखंड के लिए सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण को लेकर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हमारा ये मानना है कि यदि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा रहता है, अपनी प्रतिबद्धताओं को और बढ़ाता है, तो ऐसे टैक्स प्रशंसनीय हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। टूरिस्ट सीजन में आय बढ़ाने से लेकर उत्तराखंड की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे आने वाले दिनों में लागू किए जाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। साल 2022 में डोईवाला में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर पर हुई डकैती मामले में एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी की है। आरोपी पर 2 लाख का इनाम घोषित था। परवेज नाम के आरोपी को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया, जिस पर डकैती, लूट, चोरी और हत्या के प्रयास में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया। मसूरी में तेल कारोबारी के घर हुई 3 करोड़ की चोरी के मामले में कानपुर से बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, जिसको लेकर मसूरी पुलिस ने कानपुर के कल्याणपुर इलाके में छापेमारी की है और बांग्लादेशी कनेक्शन के शक पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि कानपुर पुलिस की मदद से छापेमारी में गोविंद नाम के युवक को पूछताछ के लिए उठाया गया, जिसकी निशानदेही पर बांग्लादेशी रमजान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पूछताछ में कई और संदिग्ध बांग्लादेशी युवकों के नाम सामने आए हैं। कानपुर में अवैध रूप से कई बांग्लादेशी जमे हुए हैं। ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में दून पुलिस की टीम कई राज्यों में दबिश दे रही है, लेकिन इसी बीच गुजरात में छानबीन में जुटी दून पुलिस टीम को जानकारी मिली है कि गुजरात के मेहसाणा में दून ज्वेलरी शोरूम लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में एक गैंग लगा हुआ है। पुलिस ने इनपुट को गुजरात पुलिस के साथ शेयर करते हुए मामले में गुजरात पुलिस की मदद भी की है और संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेहसाणा से शशांक गैंग के एक सदस्य विकास कुमार को ज्वेलरी शोरूम की रेकी करते हुए अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक बाघ आक्रामक होकर पर्यटकों की जीप पर हमलावर हो जाता है। जिस पर बाघ जिप्सी पर हमला करता है। उस समय जिप्सी में सैलानी मौजूद थे, हालांकि बाघ जिप्सी तक नहीं पहुंच पाता है और वहां से चला जाता है। वीडियो गार्जिया जोन का बताया जा रहा है, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कुमाऊं के मैकोट बैमरू मोटर मार्ग बीते बरसात से बाधित है। विभागीय स्तर पर सूचना देने के बाद भी अभी तक मोटर मार्ग खोलने की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बार बार विभाग को अवगत कराया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सड़क को ठीक करने का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति जो नाराजगी है वो देखी जा सकती है। मैकोट बैमरू तक का जो मोटर मार्ग है उसके 0 पॉइंट पे हूँ और पूरे मोटर मार्ग की जो स्थिति बनी हुई है, जगह जगह पे स्लाइडिंग हुई है
और पूरा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। पिछले बरसात में ये मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था और अभी दूसरा जो बरसात आने वाला है और अभी तक इस मोटर मार्ग की कोई भी सुध नहीं ली गई है, जबकि प्रशासन को, जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बद्रीनाथ भगवान के खजांची और पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देव भगवान कुबेर का मंदिर जोशीमठ में बनकर तैयार हो गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा उत्तराखंड पर 12 जनवरी से शुरू होगा और संक्रांति के दिन भगवान कुबेर जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और इस साल कुबेर भगवान की देवरा यात्रा भी बसंत पंचमी से शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से तमाम लोगों को बुलावा दिया जा रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर ही भगवान कुबेर का भव्य मंदिर पांडुकेश्वर गांव में बनकर तैयार हो गया है। देश में एक और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर उत्साह बना हुआ है, वहीं रामनगर के माता सीता के मंदिर में भी भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। रामनगर वन प्रभाग के घने जंगल में स्थित है, माता सीता का मंदिर है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों इस मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में लोग यहाँ माता सीता के मंदिर को देखने को भी दूर दूर से पहुँच रहे हैं। जब हम उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखना चाहते थे कि वो एक्चुअली कैसे रहती थी अकेले वन में और उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया। मंदिर बहुत ही सुंदर, शांत और जैसे ऐसा लगता है कि उनकी वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है। तो हमने सुना कि रामायण में क्या कहते हैं कि एक अध्याय था जिसमें कहा गया कि सीता माता जी यहाँ पे सीता वनी जहाँ हम खड़े हैं इस टेम्पल में लव आई थी जब अयोध्या से राम जी ने त्यागा था, तो यहीं पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। तो अगर आप टेंपल देखिए, प्राचीन टेंपल है। हम जिम कॉर्बेट बहुत बार आते हैं, पर हम स्पेशली अयोध्या के उसके लिए उत्सुकता के चक्कर में हम सीतावनी भी आए थे कि सीता माता का यहीं से शुरुआत करी जाए जर्नी की। कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा त्यागने के बाद माता सीता ने यही शरण ली थी। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम के पास ही लव और कुश को जन्म दिया था, जहाँ अब माता का मंदिर है। ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग के पास है, जिसके पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। और ये जो मंदिर है बहुत काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर सीता मैया लव कुश को लेके रही थी और यहाँ पर सीता मैया ने जो एक प्राचीन शिवलिंग की पूजा की थी और बाहर से नंदी महाराज हैं और सामने वो वाल्मीकि आश्रम है। सीतावनी एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको चिन्हित भी किया है। ये बहुत प्राचीन हमारा एक टेंपल है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सीतावनी टूरिज्म जोन तो वैसे ही फेमस है, उसके साथ साथ बस टेंपल के लिए देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और इसका लगभग पूरा साल ही चलता रहता है। रामनगर वन विभाग ने यहाँ पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की है, जिसके बाद से इस मंदिर को और ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। लोग राम मंदिर में जाने से पहले माता सीता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।